नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। केंद्रीय खेल, युवा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज रायपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया संवाद सह ऐप लॉन्च किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। बैठक में कई केंद्रीय योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और 5 साल में कुछ भी न किया हो, शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली तक न जाने कौन कौन से उनके ऊपर आरोप लगे हों। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी जेल में या बेल पर हैं। उनके ऊपर केवल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, सोना पकड़ा गया है। उन्हें तो शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर नहीं दिया। अब जनता ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो रायपुर के दौरे पर पहुंचे थे अनुराग ठाकुर, जहां पहुंचकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मीडिया से संवाद करते हुए सह ऐप लॉन्च भी करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। तो आज रायपुर के दौरे पर पहुंचे थे अनुराग ठाकुर। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। और अपना किया कुछ ना हो 5 साल में। शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर ना जाने क्या क्या आरोप लगे। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे, करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना पकड़ा गया है। शर्म से ही इस्तीफे दे देना चाहिए थे, नहीं दिए। अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी राजस्थान ने आज बीजेपी मुख्यालय पर घेराव किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी कार्यालय पर 50 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस में घुसने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। आम आदमी के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जाया गया। कार्यकर्ताओं ने शराब नीति में हिरासत में ले गए संजय सिंह की गिरफ्तारी को गलत बताया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य न होने की वजह से मोदी सरकार विपक्षी दलों को बेवजह परेशान कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल सरकार पर लगातार बीजेपी सरकार निशाना साध रही है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से जगह जगह देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संजय सिंह किसी भी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुए उसके पहले आम आदमी पार्टी के पहले नेता नहीं है। ऐसे सबसे पहले मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई और अब 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और लगातार देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह 11 बजे से बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रखा है और जयपुर राजस्थान की तस्वीरें, जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान के जयपुर से तस्वीरें, जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीजेपी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 13 महीने में जिस तथाकथित शराब घोटाले में 1000 से ज्यादा रेड हुई, लेकिन इन 1000 रेड में मोदी सरकार को ईमानदार की सम्राट वाली किताब और ईमानदारी की टोपी के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं से कुछ नहीं मिला। इन्होंने मनीष सिसोदिया के दिल्ली वाले घर से गांव तक की जमीन को हटा ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ये उसी पच्ची घोटाले में हमारे सांसद संजय सिंह जी को फंसाना चाहते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये कमजोर सरकार है, तानाशाह सरकार है। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। हमारे नेता संजय सिंह को तत्काल मोदी सरकार रिहा करे, अन्यथा ये आंदोलन बड़े स्तर पर
तो राजस्थान के जयपुर से तस्वीरें, जहां पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार प्रदर्शन देश भर में आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया प्रदर्शन का, साथ ही साथ जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन किया है, वो बड़ा ही एक निराशाजनक प्रदर्शन मान सकते हैं इसको, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन वहीं आज इनके 50 कार्यकर्ताओं की संख्या के अंदर में बीजेपी मुख्यालय पे प्रदर्शन किया। तो बड़ा ही एक सोचने का विषय है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से शराब नीति के खिलाफ जो विरोध कर रही है पूरे भारत के अंदर में, आज आम आदमी पार्टी ने कम से कम ये तो राजस्थान की जनता को एक संदेश दे दिया है कि एक पार्टी खड़ी करने से जनाधार नहीं मिलता है, और उसी जनाधार के तहत जिस प्रकार से आज जो प्रदर्शन किया है वो बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, क्योंकि उनकी दबड़ मांग की कि कल जिस प्रकार से 10 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, ये मोदी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। मोदी सरकार ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से जो है विपक्षी दलों को डराने का प्रयास कर रही है, और उसी कड़ी के अंदर में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के ऊपर में धरना प्रदर्शन देने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें दूसरी जगह ले आकर छोड़ दिया। बिल्कुल मनोज, राइट हैंड अरविंद केजरीवाल के संजय कहे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि आम आदमी पार्टी में जो सीएम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी अपना इस्तीफा सौंप दें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से इनके 3 मंत्री पिछले कई, सत्येंद्र जैन की अगर बात की जाए तो वो पिछले 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है, और जैसे कल संजय सिंह पे कार्रवाई हुई है और मनीष सिसोदिया के ऊपर में वो भी जेल में बंद है, तो इसको देख के लगता है कि शराब नीति में जो घोटालेबाजी हुई है उससे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही कथन है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या है कि विपक्षी दलों को एक संदेश भी है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन लोगों को भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम कुछ पुरानी बात अगर करें, महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ था अजीत पवार वाला, तो उस घटनाक्रम में मोदी ने भोपाल के अंदर में एक रैली में कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले को खोल दो, और उसके दूसरे दिन अजीत पवार अपने कुछ साथियों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के लिए एक संदेश था, क्योंकि या तो आप अपने आप को सरेंडर कर दें या बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अपने आईटी और अपने ईडी के मार्फत जो है विपक्षी दलों को डराने का प्रयास कर रही है, और इसी कड़ी के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही, लगातार जो इनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि आम जनता ने जिनको चुन के भेजा है वो शायद आज पछता रही होगी कि हमने ऐसी पार्टी को चुनाव जिता के भेजा है जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल मनोज, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। संजय सिंह को कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से वो मजबूत चेहरा है और मजबूती से अपने पक्ष को रखते हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। इसे आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्षी दलों को धीरे धीरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार है उसे कुचला जा रहा है, उसको देखकर तो साफ लगता यही है कि विपक्ष को बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी मार्फत हो। क्योंकि आज ही 95% ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन पे ज्यादातर ईडी और सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से शराब नीति घोटाले के अंदर में, क्योंकि उनका आरोप है कि अभी तक ऐसे कोई भी साक्ष्य हमारे नहीं है जिससे कि हम दोषी साबित होते हो, लेकिन क्योंकि आज की स्थिति देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान के अंदर में, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। और वो जो दबाने का प्रयास है वो ईडी और आईटी और इनकम टैक्स के द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी साफ तौर पे ये कर रही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, INDA गठबंधन है, उनके सभी सहयोगी दलों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर में पूरे भारत के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहती है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने धार जिले के मोहनखेड़ा आ रही हैं। यहाँ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें इंदौर सहित 9 जिलों में आने वाली 5 लोकसभा और 41
43 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इसमें विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हैं। हर जिले को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का टारगेट दिया गया है। कांग्रेस ने प्रियंका की सभी सभा में करीब 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है, क्योंकि उनके मालवा निमाड़ दौरे से कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से पार्टी की सीट बढ़ेंगी, खासतौर से आदिवासी सीटों में इजाफा होगा। बता दें कि पिछले चुनाव में मालवा निमाड़ की 22 आदिवासी सीटों में से कांग्रेस के पास 15 सीटें थीं, बीजेपी के पास मात्र 6 सीटें थीं। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश के धार में आज प्रियंका गांधी पहुंची हैं। लोगों को संबोधित करते हुए वो यहाँ नजर आएंगे। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं कानपुर देहात से, जहां औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापेमारी से कंपनी के लोगों में हड़कंप मच गया। कंपनी के कर्मचारियों ने नहीं दी किसी भी मीडियाकर्मी को एंट्री। कई घंटों से कंपनी के अंदर ही मौजूद है आयकर विभाग की टीम। बड़ा अपडेट कानपुर देहात की ये तस्वीरें, जहां छापेमारी से कंपनी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया कर्मियों को कंपनी के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। कंपनी के कर्मचारियों ने किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं आने दिया है। बड़ा अपडेट, जहां कानपुर देहात का ये मामला, कई घंटों से कंपनी के अंदर ही आयकर विभाग की टीम मौजूद है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई घंटों से टीम जो है वो अंदर ही है कंपनी के, और साथ ही साथ जो मीडिया कर्मी है बाहर, उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में ये कंपनी बनी हुई है। कंपनी में लोगों में हड़कंप मचा हुआ है छापेमारी कार्रवाई के बाद। कंपनी के कर्मचारियों ने किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही साथ कई घंटों से कंपनी के अंदर ही आयकर विभाग की टीम मौजूद है और लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां कानपुर देहात में औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा और कई घंटों से छापेमारी की कार्रवाई जारी। छापेमारी से कंपनी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया कर्मी को अंदर आने से मना कर दिया गया है। अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कानपुर देहात का ये मामला, जहां कई घंटों से कंपनी के अंदर ही आयकर विभाग की टीम मौजूद है और लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में मयूर फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा, जहां मीडिया कर्मियों को अंदर आने से मना कर दिया गया है। छापेमारी से कंपनी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो कंपनी के कर्मचारियों ने किसी भी मीडिया कर्मी को एंट्री नहीं दी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छापेमारी कई घंटों से जारी है और मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए पूनम, ये मयूर ग्रुप जो है वनस्पति ऑयल फूडिंग पैकेजिंग का काम करता है और लगातार आयकर विभाग की छापेमारी सुबह 6 बजे से चल रही है। कानपुर नगर देहात और मध्य प्रदेश में भी इनके तमाम जो कॉमर्शियल फैक्ट्रीज हैं, इनके आवास हैं, तमाम जगह पर छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी ऑफिसर ने आकर के इस बात की पुष्टि नहीं की है कि किन चीजों को खंगाला जा रहा है। लगातार छापेमारी चल रही। कम से कम 150 ऐसे अधिकारी हैं जो इन सभी 50 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं और छापेमारी जब भी पूरी होगी तब ये निकल करके सामने आएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आया है। क्या आयकर की चोरी की गई थी जिस वजह से छापेमारी चल रही है? हालांकि लगातार मुस्तैदी के साथ छापेमारी चल रही है और किसी को भी अंदर आने जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है फैक्ट्री प्रबंधन की बात की जाए या आयकर जो अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली और ना ही कुछ बात सामने निकल कर आई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब से अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन तैयार किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 5 से 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव पैदा हुआ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कमर कस ली है। इसी के तहत खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी, फंडिंग और गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए 5 और 6 अक्टूबर को एनआईए ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बेहद अहम मीटिंग में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड चीफ शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ना है। बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के मौके पर बीजेपी की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पटना के बापू सभागार कैलाशपति मिश्र की जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ इस समारोह में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, कमेटी के सदस्य, पार्टी के अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी कार्यालय में बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। जेपी नड्डा कोर कमेटी के साथ भी बैठक कर सकते हैं। तो वहीं झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। हॉस्टल में कुछ सीनियर्स ने जूनियर से पहले नाम पूछा और फिर उसे बुरी तरह से पीटने लगे। वहां से गुजर रहे जूनियर के 3 साथियों ने विरोध किया तो उन पर भी ईंट, लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत मिलने पर एंटी रैगिंग कमेटी ने 2 सीनियर्स को 6 महीने के लिए कक्षाओं से निष्कासित कर दिया है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 5 महीने में रैगिंग की ये दूसरी घटना सामने आई है। रैगिंग का मामला आया था, बिल्कुल ठीक है। 2019 के 5 छात्रों का नाम आया था, जो रात में 1:30 या 2 बजे के बीच में धनवंतरी और सीवी रमन के बीच का मामला है हॉस्टल का। इसमें 2019 बैच के लड़के वहाँ चाय कैंटीन पी रहे थे। उसमें 2020 के कुछ लड़के यहाँ पर आए, उसमें कोई विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद उनकी कंप्लेंट आई है। एंटी रैगिंग कमेटी को जो एंटी रैगिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी की एनएमसी की जो टीम है वहाँ पर कंप्लेंट की गई। वहाँ से जब ये आया तो उसकी मीटिंग बुलाई गई और एंटी रैगिंग कमेटी के अंदर मतलब मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला प्रशासन के लोग भी होते हैं, जो एसएसपी द्वारा और डीएम साहब के द्वारा नामित होते हैं, तो उसमें उनका आना मैंडेटरी है। तभी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमेटी की रिपोर्ट को मानती है। तो कमेटी की जो रिपोर्ट कल इंक्वायरी हुई उसमें 2 लोगों पर रैगिंग करने का आरोप 5 लोगों में सिद्ध हुआ है। 2 लोगों को सभी 5 पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया, आर्थिक दंड दिया गया है तथा 2 लोगों को 6-6 महीने के लिए कक्षाओं से। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विधुड़ी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि टिकट ब्लैक करने वाला आज यहां तक कैसे पहुंच गया और इतना पैसा कहां से आया, सबकी जांच हो रही है। मोदी सरकार में जांच एजेंसियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं और जो चोर नहीं है उनको किस प्रकार का डर लग रहा है, जांच में सब सामने आ जाएगा। वहीं राघव चड्ढा पर हमला बोलते हुए रमेश विधुड़ी ने कहा कि जो आदमी अपनी इनकम 2.5 से 3 लाख दिखाता था, उसकी शादी में करोड़ों खर्च हुए, हनीमून मनाने के लिए 10 लाख का कमरा बुक किया गया। ये सब पैसा कहां से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए इस आपकी सरकार, उनका संकल्प है गरीब का पैसा गरीब को मिलना चाहिए, न खाएंगे न खाने देंगे। अभी तक देश के अंदर लगभग 5,000 लोगों के छापे पड़े हैं। ये पॉलिटिकल तो 15-20 है मुश्किल से, और 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ है गरीबों का। आज देश में जो विकास हो रहा है, ये सब जानते हैं कि सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक करने वाला व्यक्ति क्या से क्या हो गया, कहाँ हो गया, कितना टैक्स भरा है, कितना नहीं भरा है। अगर चोर नहीं है तो घबराते क्यों हैं? इनका एक इंटरनेशनल लीडर है मिस्टर राघव जी चड्ढा साहब, उनकी 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी सोर्स ऑफ इनकम दिखाया गया था और 2.5 से 3 करोड़ रुपया शादी में खर्च किए गए हैं। 10 लाख रुपए का कमरा था जिसमें रात को उन्होंने हनीमून बनाने के लिए लिया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पैसा कहां से आ रहा है जी।
खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता सह विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल पहुंच गए तो उनको देखकर लोग सख्ते में आ गए। जब लोगों ने सवाल किए तो नीतीश सरकार के विधायक ने देसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि पहले उनकी जान के पीछे चोर बदमाश लगे हुए थे और अब नेता साथ ही हैं। साथ ही कहा कि हम हाथ में रिवॉल्वर नहीं रखेंगे तो क्या कमर में रखेंगे। जदयू के गोपालपुर विधायक और सचेतक नरेंद्र कुमार नीरज हाथ में रिवॉल्वर लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे थे। बता दें कि पोती का सिटी स्कैन कराना था। इस दौरान हाथ में रिवॉल्वर लेकर विधायक अस्पताल पहुंच गए। विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी गोपालपुर से आए मरीज के उपचार में देरी पर एक डॉक्टर को AK-47 से भून देने की धमकी, तो कभी DSP मुख्यालय को इलाके के युवक की बेरहमी से पिटाई करने पर गंगा में फेंक देने की धमकी दे चुके हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर में घूमने और एक सहायात्री से विवाद को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। उत्तराखंड के रामनगर के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमन ने राज्य स्तरीय तैराकी में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अब नेशनल तैराकी में जीतने के लिए अमन को प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग पूल नहीं मिल पा रहा। अमन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। अमन के पिताजी नहीं है और भाई बीमार है, जबकि माँ मजदूरी करके घर का खर्च चलाती है और अमन के पास इतने पैसे नहीं कि वो कहीं प्रशिक्षण ले सके। वहीं अमन ने बताया कि इस बार जब खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई तो मुझे लगा मुझे स्विमिंग में मौका आजमाना चाहिए, तो मैंने अपने खेल प्रशिक्षक के सामने प्रस्ताव रखा। अगर मुझे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने का मौका मिला तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। उत्तराखंड के रामनगर में अमन ने राज्य स्तरीय तैराकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की तैराकी में उन्हें कुछ करके दिखाना है। इसके लिए अमन में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने के लिए जज्बा, लेकिन नेशनल तैराकी में जीतने के लिए स्विमिंग पूल की मांग अमन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अच्छा स्विमिंग पूल प्रैक्टिस के लिए मिलता है तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। कुमार है, मैं 12th में पढ़ता हूँ GIC रामनगर के वहाँ है कोटद्वार रोड के तहसील के पास। इसमें मैं वहाँ से तैराकी के लिए गया था। इसमें मैंने पहले ब्लॉक करा, ब्लॉक में भी सही हो गया सर, ब्लॉक में फर्स्ट आ गया मैं। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट करा, उसमें भी हो गया मेरा स्टेट हुआ, स्टेट में भी हो गया। और सर अब मैं उसके नेशनल के लिए कर रहा हूँ, बट नेशनल के लिए मेरी तैयारी के लिए पूल नहीं मिल पा रहा है। बाकी सबसे अपील है कि तैयारी कराए मेरी, और थोड़ा बाहर मैं सोचूं बाहर की तैयारी के लिए, बाहर से कोचिंग वगैरह के लिए। मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं है अभी इतनी सही, इससे परिवार में भी थोड़ा आर्थिक स्थिति बेकार चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ सबसे भी मेरी तैयारी के लिए अगर कोई मेरे लिए स्कूल की व्यवस्था कर सकता है तो मैं देश का और राज्य का नाम। प्रशिक्षक मानस शाह जी और नवीन जोशी जी के प्रयासों से अमन ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अभी अमन के सामने एक बड़ा संकट आ गया है और इसलिए हम लोग भी प्रयास। उत्तरकाशी में समस्याओं को सुनने और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से कई विभागों के अधिकारी शिविर में पहुंचे। इन शिविरों में 14 गांव के निवासियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने 62 शिकायतें और समस्या दर्ज कराई, जिनके निस्तारण के लिए मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। तो वहीं शिविर में खेती बागवानी से संबंधित जानकारी देने के साथ ही कृषि यंत्रों, उपकरणों, दवाओं का प्रदर्शन और विक्रय भी किया गया। गाँव धुनी में उद्देश्य शिविर का आयोजन हुआ है और इसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगे हैं। इसमें कुल हमें 62 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ पंचायती राज विभाग की ओर से 58 पंचायत परिवार रजिस्टर, उद्यान विभाग द्वारा निर्देशिका का वितरण, उद्यान कार्ड बनाए जाने का कार्य, इसी प्रकार 30 PM किसान के फॉर्म भरे गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए शिविर लगाए गए। शिविर में अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और जल्द से जल्द निस्तारण समस्याओं को करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ लोगों को
योजनाओं के बारे में जागृत भी किया गया। निस्तारण के लिए अधिकारियों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं ग्रामवासियों ने अपनी कुल 62 समस्याएं यहां दर्ज कराई। शिविर में अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुंचे थे और जल्द से जल्द लोगों की समस्या सुनने के बाद निस्तारण करने के आदेश भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शिविर में अलग अलग विभागों के अधिकारी पहुंचे थे। यहां शिविर लगाए गए और इन शिविरों में 14 गांव के लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMB नेटवर्क।